हेलो फ्रेंड्स, कहानियाँ किस्से चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। सुबह जब मेरी आंख खुली तो आकाश जा चुका था। टेबल पर मेरे पर्स में दबा हुआ एक कागज़ फड़फड़ा रहा था, जिस पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, सॉरी। पहले भी आकाश के पास मुझसे बात करने के लिए शब्दों का अकाल था, और आज भी वही कंजूसी। मैं जब बेसिन में मुंह हाथ धोने के लिए गई तो मुझे शीशे में अपनी सूजी हुई लाल आंखों में बीता हुआ कल किसी सपने की भांति दिखने लगा। 1 वर्ष पहले ही मेरी शादी हुई थी आकाश के साथ। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा नहीं था, लेकिन तस्वीर से परिचय जरूर था। आकाश और मेरे माता पिता ने मिलकर ये रिश्ता तय किया था। मैं एक साधारण नक्श की सांवली सी लड़की थी। मेरे लिए तो आकाश किसी सपनों के राजकुमार से कम नहीं था। आकाश ने बिना मुझे देखे शादी के लिए हाँ कर दी थी, इसलिए मैं तो उसे अपने जीवन का तारणहार ही समझ रही थी। मेरा यह मनमोहक सपना तब टूटा जब शादी की पहली रात को आकाश ने मुझे सीमा के बारे में बताया। आकाश ने यह शादी घर वालों के दबाव में आकर की थी। वह तो सिर्फ सीमा से प्यार करता था और उसी से शादी करना चाहता था। सीमा आकाश के ही दफ्तर में काम करती थी और एक अनाथ लड़की थी। घर वाले इस अंतरजातीय विवाह के सख्त खिलाफ थे। आकाश के माता पिता ने अपनी जान की धमकी देकर आकाश को यह शादी करने पर मजबूर कर दिया था, मगर प्यार तो वह बंधन है जिसे जितना तोड़ने की कोशिश की जाए वह उतना ही मजबूत होता जाता है। पहली ही रात को मेरे सपनों का महल ताश के पत्तों की भांति बिखर गया था। सारी रात सिसकती रही। सोचा था सुबह होते ही अपने मायके चली जाऊंगी और फिर कभी लौटकर इस घर में नहीं आऊंगी। लेकिन सुबह की पहली किरण ने जब मेरे दिमाग की नसों को झकझोरा तो पहली बार मुझे अपने औरत होने पर अफसोस हुआ। विवाह के जो बेड़ियां मेरे पैरों में पड़ चुकी थी, उसे तोड़ना अब मेरे बस में नहीं था। अपने माता पिता की 4 बेटियों में से मैं दूसरी बेटी थी। दीदी की शादी के बाद पापा अभी संभले भी नहीं थे कि मेरी शादी के खर्च ने उनकी कमर तोड़ दी थी। अभी तो 2 बहनें और भी हैं। अगर मैं भी मायके जाकर बैठ गई तो मेरे माता पिता का क्या होगा? कर्ज का बोझ तो इंसान जैसे तैसे सह लेता है, परंतु शादीशुदा बेटी का बोझ कोई नहीं सह पाता। फिर मधु और कनक का क्या होगा? कैसी होगी उनकी शादी? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मुझे अपने जीवन की कड़वी सच्चाई को स्वीकारना ही होगा। यही सब सोचकर मैंने अपनी सारी जज्बातों को दफन कर दिया और सिर्फ कर्तव्य की जिंदा लाश बनकर जीवित रहने का अभिनय करने लगी। सिर्फ 2 अजनबी दुनिया की नज़रों में पति पत्नी का किरदार निभाने लगे। अब तक आकाश भी मेरी मजबूरी भांप चुका था। मेरी आड़ में आकाश सीमा के और भी करीब आ गया था। छुट्टी के दिन घर से हम दोनों एक साथ घूमने के लिए निकलते थे, मगर मुझे मेरे मायके छोड़कर वह सीमा के साथ चला जाता था। शाम को फिर हम दोनों एक साथ घर पहुंचते थे। मैं एक कठपुतली की भांति आकाश के हर इशारे पर नाचती रहती थी। शायद भारतीय संस्कारों का असर था मुझ में, जहां स्त्री को जन्म से ही पत्नी धर्म सिखाया जाता है। यह असुरक्षा का एक डर जो आकाश से दूर होने पर मुझे मिलता। ऐसा नहीं था कि घर के लोग हमारे बीच की दूरी को समझ नहीं रहे थे, मगर पति पत्नी के बीच की बात कहकर किसी ने भी इसमें खलल डालने की कोशिश नहीं की। सीमा के और करीब जाने के लिए आकाश ने अपनी कंपनी के कनाडा वाले ब्रांच में जाने के लिए अप्लाई कर दिया और अगले ही महीने उसका प्रस्ताव भी स्वीकार कर लिया गया। कनाडा जाने से पहले ही आकाश ने मुझे बता दिया था कि वह केवल सीमा के साथ रहने के लिए ही कनाडा जा रहा है। आकाश ने मुझसे कहा था कि अगर तुम चाहो तो मुझसे तलाक लेकर इस अनचाहे बंधन से मुक्त हो सकती हो, और तुम चाहो तो कनाडा भी चल सकती हो। मुझे कोई ऐतराज़ नहीं होगा। वहाँ भी मैं तुम्हारे रहने खाने का पूरा खर्च दूंगा, लेकिन एक पत्नी का स्थान मैं कभी नहीं दे पाऊंगा। मैं कैसे बताती आकाश को कि मुझे मुफ्ती का रुपया नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ उसका प्यार और अपना अधिकार चाहिए। एक जानवर भी प्यार का भूखा होता है। मैं तो फिर भी एक इंसान थी, मगर कहती भी किससे? अपनी बात कहकर आकाश तो कब का जा चुका था।
कुछ ही हफ्तों में विदेश जाने की सारी कागजी कार्यवाही समाप्त हो गई और कनाडा जाने का दिन भी नज़दीक आ गया। एयरपोर्ट पर जब मम्मी ने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया तो मैं फपक पड़ी। काश कि मैं उनको बता पाती कि मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ मेरा कोई अपना नहीं होगा, पति का साथ भी बस यहीं तक है। कनाडा हवाई अड्डे पर जब हम उतरे तो सीमा वहाँ खड़ी थी। आकाश ने शायद सीमा को पहले ही भेज दिया था। उसने मुझे देखकर अजीब सा मुंह बनाया। मेरे हेलो का कोई भी जवाब नहीं दिया उसने। टैक्सी में बैठने के बाद उसने मुझे बताया कि सीमा 3 दिन पहले ही यहाँ आ चुकी है। सीमा और आकाश दोनों को ऑफिस की तरफ से फ्लैट मिला हुआ था। आकाश ने अपने फ्लैट में मुझे पहुँचा दिया और खुद अपना सामान लेकर सीमा के फ्लैट पर चला गया। कनाडा की राजधानी ओटावा में ही हम दोनों के फ्लैट थे। हम दोनों के फ्लैट के बीच अधिक दूरी नहीं थी। टैक्सी से 15-20 मिनट लगते थे, मगर अधिक पढ़ी लिखी ना होने और संकोची स्वभाव के कारण मैं अकेली बाहर नहीं निकल पाती थी। आकाश अपने वादे के मुताबिक मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखता था। हर दिन ऑफिस जाते समय आकर पूछ जाता था, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? और मैं इनकार से सिर हिला देती। कैसे कहती कि जिस चीज़ की ज़रूरत है वह तो तुम कभी पूरा नहीं कर सकते, फिर पूछने का क्या फ़ायदा। यहाँ आए हुए 6 महीने बीत चुके थे, मगर हमारी बातचीत में बस औपचारिकता ही थी। अब मैं भी कमरे में बैठी बैठी उबने लगी थी। सारा दिन किताबों से दिल बहलाती। भाषा की परेशानी के कारण अगल बगल भी नहीं जा सकती थी। एक दिन मैंने हिम्मत करके आकाश से कहा कि मुझे इस तरह खाली बैठना अच्छा नहीं लगता, मैं भी कुछ करना चाहती हूँ। उस समय तो आकाश ने कुछ नहीं कहा, मगर 2 दिन बाद ही उसने मेरा दाखिला एक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में करवा दिया। तुम पहले इंग्लिश बोलना सीख लो, फिर तुम्हें अपने आस पड़ोस में घुलने मिलने में परेशानी नहीं होगी। मैंने भी मन लगाकर नई भाषा सीखना शुरू कर दिया। आरंभ में तो थोड़ी थोड़ी परेशानी हुई, मगर यहाँ मैं अच्छा महसूस करती थी। परदेशियों की सबसे बड़ी अच्छाई यह होती है कि वह आपको ज़्यादा कुरेदते नहीं हैं। आप जितना उन्हें दिखाते हैं वह उतना ही देखते हैं, परंतु जज्बात सभी के एक जैसे ही होते हैं। तभी तो वहाँ जाकर मैं अपना हर गम भूल जाया करती थी। मुझे इंग्लिश सिखाने वाली मुख्य शिक्षिका लीबिया एक फ्रांसीसी नन थी। वह ओटावा के ही कार्लटन विश्वविद्यालय में अंग्रेजी भाषा की शिक्षिका थी। वह मुझे छोटी बहन की तरह प्यार करती थी। उसके उपदेशात्मक बातों को सुनकर मुझे मानसिक शांति मिलती थी। उसने मुझे फ्रेंच बोलना भी सिखाया, क्योंकि यहाँ फ्रेंच भी अत्यधिक मात्रा में बोला जाता था। उसने मुझे विश्वविद्यालय के कैंटीन में सहयोगी रसोइये के तौर पर रखवा दिया। मैंने एक अच्छी पत्नी की तरह आकाश से इस बारे में भी पूछा तो पहले तो उसने ना नुकुर किया, फिर कहा जैसी तुम्हारी मर्जी। वैसे भी यहाँ पर किसी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझा जाता, लेकिन मैं तो बस अपना समय काटने के लिए यह नौकरी करना चाह रही थी। सारा दिन कमरे में बैठकर अपनी किस्मत पर रोने से क्या हासिल होना था। जब तक जिंदगी है जीना तो पड़ेगा ही, हंस के जियो या रोकर, यह तो मुझ पर निर्भर करता है। मेरे रोने या दुखी रहने से किसी को क्या परवाह। अब मैंने फैसला कर लिया था कि मैं सारे गिले शिकवे भुलाकर अब सिर्फ अपने लिए जीऊँगी, इसलिए मैंने सबको माफ़ कर दिया। चाहे वो बिना सोचे समझे मेरी शादी करवाने वाले मेरे माँ बाप हों या हम सबको धोखे में रखने वाले आकाश के माता पिता। मैंने किसी के प्रति मन में कोई मैल नहीं रखा। मैंने आकाश से भी कह दिया कि तुम मेरे प्रति अपने मन में कोई आत्मग्लानि मत रखो और खुशी खुशी सीमा के साथ अपनी ज़िंदगी बिताओ। हाँ, अगर तुम चाहो तो हम दोनों तलाक की कागजी कार्रवाई पूरी करके ताम उम्र एक अच्छे दोस्त की तरह रह सकते हैं। मेरे इस बदले व्यवहार से आकाश के दिल का बोझ भी शायद हल्का हो गया था। अब तक वह स्वयं को मेरा गुनहगार समझता था, अब वह भी मुझसे एक दोस्त की भांति व्यवहार करने लगा था। सिर्फ सीमा की आंखों में मेरे प्रति हमेशा आक्रोश ही झलकता देखा था मैंने। शायद वह मेरे और आकाश के रिश्ते को लेकर सशंकित रहती थी। कारण भी स्पष्ट था, वह बार बार आकाश के ऊपर शादी करने के लिए दबाव डाल रही थी, मगर आकाश हर बार सुना अनसुना कर दे रहा था।
एक दिन आकाश ने मुझे बताया कि सीमा माँ बनने वाली है। मैंने आकाश को ढेरों बधाइयाँ दी। उस दिन मैं सचमुच बहुत खुश थी, लेकिन आकाश का चेहरा तो भाव शून्य ही बना हुआ था। मैंने कारण पूछना चाहा तो शाम को आकर बताऊंगा कहकर वह चला गया। शाम को काफ़ी देर हो गई। मैंने डिनर भी तैयार कर लिया था, मगर वह अभी तक नहीं आया। बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, इसलिए मुझे लगा कि अब वह शायद नहीं आएगा। हो सकता है ऑफिस से सीधा घर चला गया हो। यह सब सोचते हुए मैंने अकेले ही खाना खाया और सोने की तैयारी में ही थी कि आकाश का फ़ोन आ गया। वह मेरे फ्लैट के बाहर ही खड़ा था। शायद बारिश की तेज़ आवाज़ में मुझे कॉल बेल की आवाज़ नहीं सुनाई दी। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोला। जब वह अंदर आया तो उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। शायद उसने बहुत ज़्यादा पी रखी थी। मैंने आकाश को सहारा देकर सोफे पर बिठाया और कॉफ़ी लाने के लिए जाना चाहा तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है स्नेहा, यहीं बैठो। शादी के बाद पहली बार आकाश का यह स्पर्श, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। फिर भी मैं आकाश से थोड़ी दूर हट कर बैठ गई। पानी से भीगे उसके ठंडे हाथों की पकड़ मेरी कलाई पर अभी भी कसे हुए थे। मैं इस प्रथम एहसास को अपने अंदर समाहित कर ही रही थी कि आकाश ने अपना गीला सिर मेरे कंधों पर रख दिया और उसके हाथों ने मेरी कलाई छोड़कर मेरी कमर को घेर लिया। अब वह कुछ बुदबुदा रहा था। उसकी आवाज़ स्पष्ट नहीं थी, या शायद मैं सुनना नहीं चाह रही थी, मालूम नहीं। आकाश के बालों से गिरते पानी ने मेरी नाइटी को पूरा भिगो दिया था। यह ठंडा पानी मेरे बदन में जैसे अंगारों को प्रज्वलित कर रहा था। अब आकाश की गर्म सांसें मेरे सीने से होते हुए दिल के तारों में मधुर झंकार पैदा करने लगी थी। बाहर से आती हुई बारिश की तेज आवाज़ भी मेरे कानों में घुंघरू की मानिंद सुरम्य ध्वनि सी प्रतीत हो रही थी। मैंने एक बार फिर आकाश के बाहों के घेरे से दूर होने की कोशिश की, मगर इस बार की कोशिश में मेरे दिल ने मेरा साथ छोड़ दिया। एक स्वार्थी की भांति मेरे दिमाग से अलग हटकर ढीठ की भांति खड़ी हो गई। अब मेरा खुद से लड़ना ज़्यादा मुश्किल होने लगा। मेरी देह अकेली हो गई थी। मैंने दोनों हाथों से उसके चेहरे को पकड़कर सोफे पर टिकाने की कोशिश की तो उसने दोनों हाथों से मेरे पूरे बदन को अपने आगोश में ले लिया। अब तो मेरे दिल ने स्वार्थ की पराकाष्ठा को पार करते हुए स्वयं को समर्पित कर दिया। नदी जानती है कि सागर में विलय होने पर उसके अस्तित्व का सहार निश्चित है। फिर भी वह अनेकों कठिनाइयों और दुर्गम रास्तों को पार करते हुए उद्दाम तरंगों के साथ सागर में समाहित होने को लालायित रहती है, मानो यही उसकी मंजिल हो। उस रात की बर्फीली बारिश की गर्मी ने मुझ जैसे शिलाखंड को भी पूरी तरह पिघला कर रख दिया और आँखों से भी नदी की भांति अविरल धारा बहने लगी थी। आँखों की लाली गवाह थी कि आंसुओं की धारा ने सारी रात उन्हें घायल किया है। अचानक मोबाइल की तेज आवाज़ से मेरी तंद्रा भंग हुई। मैंने झट से बेसिन का नल बंद किया और मोबाइल रिसीव किया। लीविया का फ़ोन था। आज उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए उसने मुझे जल्दी ही कैंटीन में बुलाया था। मैंने जल्दी जल्दी ग्रीन टी बनाई और जाने की तैयारी में लग गई। घर से निकलते वक्त जब मैंने अपना पर्स उठाया तो आकाश के सॉरी लिखे हुए कागज़ को भी मोड़कर अपने पर्स में रख लिया। विश्वविद्यालय पहुंचकर कैंटीन के कामों में मैं इतना मशगूल हो गई कि कोई भी बात मेरे दिमाग में नहीं रही। शाम को जब मैं निकली तो फिर वही सब कुछ मेरे दिमाग में गूंजने लगा और मैं सीधे आकाश के फ्लैट पर जा पहुंची। आकाश उस वक्त कहीं जाने की तैयारी में था और उसके हाथ में एक बड़ा सा बैग भी था। यह क्या है, तुम कहीं जा रहे हो? स्नेहा, मैं अस्पताल जा रहा हूँ। आज सुबह सीमा बाथरूम में फिसल कर गिर गई, उसका मिसकैरेज हो गया है। क्या? और तुम मुझे अब बता रहे हो, सुबह क्यों नहीं बताया? कल रात मैंने बहुत ज़्यादा शराब पी ली थी और सारी रात तुम्हारे घर अपने फ्लैट में काफ़ी देर से पहुंचा मैं, और सब कुछ इतना अचानक हो गया कि मुझे तुम्हें बताने का समय ही नहीं मिला। आकाश की आवाज़ में दुख और पश्चाताप झलक रहा था। ठीक है, जल्दी चलो, मुझे भी सीमा को देखना है, मैंने आकाश की बात काटते हुए कहा और उसके हाथों से बैग ले लिया।
अस्पताल के नियमानुसार हमें सीमा के कमरे में तो नहीं जाने दिया गया, मगर डॉक्टर ने एक बड़े से स्क्रीन पर हमें उसकी स्थिति दिखला दी। सीमा अभी बेहोश थी। पेट के बल गिरने के कारण उसे अंदर से गहरी चोट आई थी और उसके भ्रूण की मृत्यु हो गई थी। आपकी पत्नी के अब जल्दी मां बनने के चांस बहुत कम हैं, इसलिए आप उसके ऊपर अभी मां बनने का दबाव ना ही डालें तो बेहतर होगा। फ्रेंच भाषा में बोले गए डॉक्टर के इस कथन का मर्म मैं बिल्कुल समझ गई थी। bien sûr, अवश्य, आकाश ने भी फ्रेंच में बोलकर डॉक्टर को आश्वस्त किया और हम लोग वहां से निकल पड़े। सीमा को कल सुबह डॉक्टर के चेकअप के बाद ही डिस्चार्ज मिलना था। रात को मरीज के पास उसके घर वालों को कतई रुकने दिए जाने का नियम नहीं था, इसलिए हम लोग घर वापस आ गए। रास्ते में आकाश ने बस इतना ही कहा कि पिछले 2 दिनों से सीमा बहुत परेशान थी। वह मुझे बार बार तुमसे तलाक लेने और हमारी शादी के लिए दबाव डाल रही थी। मैंने बिना संकोच कह दिया कि तुम जब चाहो इस प्रक्रिया को पूरी कर सकते हो, मेरी तरफ से कोई ऐतराज़ नहीं है। उसके बाद रास्ते भर हम दोनों ही खामोश ही थे। मैंने 1-2 बार आकाश की ओर देखा भी था, मगर उसके भावहीन चेहरे को देखकर मुझे कोई और शब्द नहीं सूझा। वह मुझे मेरी फ्लैट तक छोड़ने आया तो मुझे उससे डिनर के लिए भी पूछने की हिम्मत नहीं हुई। न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था मानो मैंने कोई बड़ी गलती की है, वह भी जानबूझकर। अगले ही दिन सीमा घर आ गई। मैंने 1 हफ्ते की छुट्टी ली और सीमा की सेवा सुसरूपा में लग गई। आकाश ने मुझे मना भी किया, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं सीमा की सेवा करके अपनी गलती का पश्चाताप कर पाऊंगी। सीमा बहुत कमज़ोर हो गई थी। बच्चा खोने के गम में उसे और भी ज़्यादा मानसिक संताप सहना पड़ रहा था। सीमा को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मैं उसका इस तरह से ख्याल रखूंगी। शायद इसलिए मेरे प्रति उसका व्यवहार धीरे धीरे परिवर्तित हो रहा था। वह मेरी एक अच्छी दोस्त बन चुकी थी। अभी कुछ ही दिन हुए थे मेरी और सीमा की दोस्ती को कि मुझे हमारी दोस्ती टूटने के कगार पर नज़र आने लगी, क्योंकि मुझे अपने भीतर एक अंकुरण का एहसास होने लगा था और मुझे यह लगने लगा कि आकाश का यह अंश कहीं सीमा और आकाश के बीच तकरार ना पैदा कर दे। मैं काफ़ी बेचैन थी और मैंने अपनी इस बेचैनी में आकाश को अपने हालात के बारे में सब कुछ बयान कर दिया और आकाश ने सीमा को बता दिया। मेरी आशा के विपरीत सीमा ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। मेरे पांव भारी होने की खबर सुनते ही सीमा दौड़ी दौड़ी मेरे पास आई और बोली, क्या हुआ जो मैं आकाश के बच्चे को जन्म नहीं दे पाई? आकाश पिता बनने वाले हैं, मेरे लिए यही खुशी की बात है। वैसे भी उसकी पत्नी तो तुम ही हो, उसकी ब्याहता। मैं तो उससे बहुत कुछ कहना चाहती थी, परंतु समय की नज़ाकत को समझते हुए उसे कोई भी जवाब नहीं दिया। आकाश भी किसी प्रकार की प्रतिक्रिया देने से सदैव बचते रहे, लेकिन मेरा ख्याल रखने में उसने कोई कोताही नहीं की। सीमा तो कुछ ज़्यादा ही उतावली हो रही थी बच्चे को देखने के लिए। उसका ज़्यादातर समय मेरे ही फ्लैट पर आकर बीतने लगा और सारा दिन बच्चे के पैदा होने के बारे में बातें किया करती थी, मानो वह स्वयं मां बनने वाली हो। बच्चे के लिए उसका और आकाश का उत्साह देखते ही बनता था। मैंने आकाश को इतना खुश कभी नहीं देखा। सीमा अक्सर यह बात कहा करती थी और मैं भी नोटिस कर रही थी। नए मेहमान के आगमन के लिए दोनों ने ढेर सारी तैयारियां कर रखी थी। 36वां सप्ताह प्रारंभ हो चुका था। आकाश ने अस्पताल में मेरा रजिस्ट्रेशन करवा रखा था। डॉक्टर के मुताबिक अब मैं किसी भी वक्त मां बन सकती थी। आकाश ऐसे समय में मुझे छोड़ना नहीं चाहता था, मगर उसे अचानक ऑफिस के काम से टोरंटो जाना पड़ा और उसी रात मुझे लेबर पेन शुरू हो गया। सीमा ने एम्बुलेंस बुलवाकर मुझे तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां मैंने आकाश की ही एक खूबसूरत सी प्रतिकृति को जन्म दिया। सीमा खुशी से फूली नहीं समा रही थी और आकाश तो अपनी बेबसी पर छटपटा रहा था। उसका बस चलता तो वह अभी के अभी अपने बच्चे के पास आ जाता। स्काइप पर देखने के बाद तो उसका मन और भी लालायित हो रहा था अपने बच्चे को गोद में लेने के लिए।
तुम सोच भी नहीं सकती स्नेहा कि आज तुमने हम दोनों को कितनी खुशी दी है। आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं माँ बनी हूँ। सीमा की आंखों में खुशी के आंसू चमक रहे थे। ऐसे ही आकाश भी फपक पड़ा जब उसने पहली बार अपने बेटे को गोद में लेकर सीने से लगाया। बच्चे के प्रति आकाश का यह प्यार देखकर मुझे ऐसा लगा मानो आज मुझे वह सब कुछ मिल गया जिसकी मैं अधिकारिणी थी। मगर अगले ही पल मेरे कानों में आकाश की वह फुसफुसाहट गूंजने लगी और मेरे चेहरे की रंगत फीकी पड़ गई। सहसा मेरी आंखों में आंसू छलक आए। तुम्हें क्या हुआ स्नेहा, क्यों रो रही हो? सीमा ने मेरे आंसू पोंछते हुए कहा। कुछ नहीं, अब तक मैं खुद को सबसे बड़ा बदनसीब समझती थी, मगर आज मुझे पता चला कि मैं कितनी खुशनसीब हूँ, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे जैसी बहन और आकाश जैसा दोस्त। आकाश को दोस्त कहने में ना जाने क्यों मेरी जुबान लड़खड़ाने लगी थी। मुझे शर्मिंदा मत करो स्नेहा, मैंने हमेशा तुम्हें अपना प्रतिद्वंदी, अपनी सौतन समझा और तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया, लेकिन सही मायने में तो मैं तुम्हारी सौतन थी। फिर भी तुमने मुझे अपनी बहन समझा और मेरे लिए इतना कुछ किया, वरना इस परदेश में कौन करता है इतना किसी के लिए। आकाश से तुम्हारी शादी हो जाने के बावजूद मैंने हमेशा आकाश को तुमसे दूर ही रखना चाहा। मुझे माफ़ कर दो स्नेहा। सीमा ने मेरे दोनों हाथों को पकड़कर अपने माथे से लगा लिया। अच्छा हुआ जो आकाश बच्चे को लेकर अपने कमरे में चले गए, वरना सीमा की बातें उन्हें शायद अच्छी नहीं लगती। ऐसा मत कहो सीमा, तुम्हें मैंने कभी सौतन समझा ही नहीं, बल्कि तुम्हें धन्यवाद कहना चाहिए कि मेरे पेट में आकाश का बच्चा होते हुए तुमने मुझसे और बच्चे से इतना प्यार किया, इतना ख्याल रखा। आज मुझे पता चल गया कि तुम आकाश से कितना प्यार करती हो, वरना कोई अपनी सौतन के लिए इतना कुछ नहीं करता, वो भी इस परदेश में। मैंने मुस्कुराते हुए लहजे में कहा तो सीमा खिलखिला उठी। लेकिन अब मैं भी अपनी सौतन के लिए यानी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ, ताकि हिसाब बराबर हो जाए। मेरी गंभीर आवाज़ सुनकर सीमा ने मेरी आंखों में झांक कर मेरे शब्दों को समझने का असफल प्रयास करने लगी। मैं अगले हफ्ते भारत वापस जा रही हूँ, अपने घर। मैंने लीबिया से कहकर सारा इंतजाम करवा लिया है। मैंने एक ही सांस में पूरा वाक्य कह डाला और अपनी आंखों को मूंद लिया, ठीक उसी प्रकार जैसे एक छोटा बच्चा अपनी खराब रिपोर्ट माता पिता को बताने के बाद कर लेता है। यह क्या कह रही हो तुम? ऐसा कैसे कर सकती हो? आकाश की इतनी तेज आवाज़ मैंने इतने दिनों में पहली बार सुनी थी। दरवाजे पर खड़े आकाश ने शायद मेरी बातें सुन ली थी। अभी अभी तो हम तीनों के बीच सब कुछ ठीक हुआ है, और तुमने यह अचानक इंडिया जाने के बारे में सोच कैसे लिया? तुम मेरे बच्चे को मुझसे दूर कैसे कर सकती हो? अचानक आकाश की आवाज़ भराने लगी और शायद पैर भी कांपने लगा। वह नज़दीक पड़े सोफे का सहारा लेते हुए फर्श पर बैठ गया। यह देखकर सीमा दौड़कर उसके पास चली गई और उसे लेकर अपने कमरे में ले गई, लेकिन मैं एक निष्ठुर जड़वत सी बनी रही। प्लीज़ अपना फैसला बदल दो स्नेहा, वरना मैं और आकाश जीते जी मर जाएंगे। सीमा ने वापस आकर मुझसे कहा। भारत जाने का फैसला मैं कर चुकी हूँ और मैं अवश्य जाऊँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आज जो हम तीनों के बीच में प्यार है तो आगे चलकर नफरत में तब्दील हो जाए। मैंने बहुत सोच समझकर यह फैसला लिया है और अचानक नहीं, अपनी गर्भावस्था के दौरान ही मैंने यह सोच लिया था। मुझे भी यह फैसला लेने में बहुत तकलीफ़ हो रही है सीमा, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आने वाले समय में आकाश को मुझे और तुम्हें लेकर दुविधा की स्थिति झेलनी पड़े। हो सकता है कि कल मेरे मन में आकाश या अपने बच्चे के लिए अधिकार की भावना जागृत होने लगे, या तुम्हारे मन में मेरे और आकाश को लेकर असुरक्षा की भावना उत्पन्न होने लगे। इसलिए मैं हमेशा के लिए यह देश छोड़कर चली जाऊंगी, ताकि तुम तीनों खुशी खुशी यहाँ रह सको। तीनों? सीमा ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, मैं अकेले ही भारत जाऊंगी। यह बच्चा तुम लोगों के पास ही रहेगा और तुम ही इसके माता पिता कहलाओगे। यह क्या कह रही हो तुम? हाँ,
क्योंकि भले ही मैंने 9 महीने इसे गर्भ में रखकर जन्म दिया है, परंतु दर्द तो तुमने भी सहा है। तुमने भी 9 महीने इसे महसूस किया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आकाश सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता है। मेरे साथ बिताया हुआ वह कमज़ोर पल नशे की देन है। मांग में सिंदूर भर देने या शारीरिक संबंध बना लेने से हम पति पत्नी नहीं हो जाते। जो प्यार और विश्वास दाम्पत्य जीवन की नींव होती है, वह तुम्हारे और आकाश के बीच में ही है। नशे में भी वह मुझे तुम्हारे नाम से ही प्यार करता रहा और मैं अनसुना करती रही। सही मायने में तुम ही इसकी माँ हो, मगर वहाँ तुम करोगी क्या और अपने परिवार वालों को क्या जवाब दोगी? सीमा की शंका वाजिब थी। उसकी चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो। भारत में बहुत सी औरतें पति के नाम का सिर्फ सिंदूर लगाकर अकेला जीवन जी रही हैं। मैं भी रह लूँगी। तुम सब के साथ बिताई हुई सारी यादें काफ़ी हैं जिंदगी जीने के लिए। सीमा ने मुझे गले से लगा लिया। सच स्नेहा, तुम महान हो, वरना इतना कौन करता है अपनी सौतन के लिए। इतना कहते हुए सीमा मुझसे लिपट गई।